अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के शॉर्ट केस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पेशेंट को आपने कैसे लेबल करना है कि ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है। फिर हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कि आपने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कभी भी मिस नहीं करना। सबसे पहले एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बेसिकली होता है क्या है। तो एक्यूट ऑनसेट ऑफ फ्लैसिड वीकनेस है, इसके अंदर आपका हाइपोटोनिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा और आपकी पावर जो है वो कम होगी। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें जो पेशेंट की एज है वो लेस दैन 15 ईयर्स होती है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको हम लेबल करते हैं एज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। तो इसमें एग्जामिनेशन पे जब आप कोई बच्चा आपको मिलता है जिसकी पावर कम है, गेट के ऊपर आपको पता चल जाता है, और बाकी एग्जामिनेशन पे भी आपको उसको सेस कर लेते हैं। फिर आपको टोन भी उसकी नॉर्मल या कम मिलती है, और उसके रिफ्लेक्सेस या तो एब्सेंट होते हैं या 1+ होते हैं कि वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट पे आ रहे हैं। तो आप उसको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस लेबल करते हैं। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के वैसे तो डिफरेंशियल की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंशियल्स हैं वो जो तीन आपने एग्जाम में देने हैं, उसके अंदर टॉप पे हमारा GBS आ जाता है, जिसमें अगर सिमेट्रिकल वीकनेस हो तो टॉप पे GBS आ जाता है। फिर ट्रांसवर्स माइलाइटिस आ जाता है, जो कि एक्यूट स्टेज के अंदर जब न्यूरोनल शॉक की स्टेज होती है तो उसके अंदर ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की ही तरह आता है। और साथ में थर्ड पे हम इसके डिफरेंशियल की लिस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पोलियो आ सकता है जो रेयर केसेस में सिमेट्रिकली प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह पोरफायरिया भी आ सकता है, इसी तरह पोस्ट डिथेरेक्टिनोपैथी भी हम रख सकते हैं। जो बाकी रेयर चीज़ें हैं उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, स्नेक बाइट है, रेबीज़ की केसेस हैं, उस तरह जो है हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस है। तो ये सारे भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो मायोसाइटिस हमारा होता है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन टॉप पे आपने इसके अंदर जो है वो GBS और ट्रांसवर्स माइलाइटिस ही रखने होते हैं। जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपने यही रिसल्ट करना है कि पेशेंट का गेट, उसके बाद उसकी पावर, उसके बाद टोन, रिफ्लेक्सेस, इनको आपने रिसल्ट करना है। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एसोसिएटेडली हमें देखनी है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर उसका बाउल ब्लडर इन्वॉल्वमेंट है कि क्या उसको फोलिज तो नहीं पास हुआ हुआ, क्या उसका ब्लडर स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्या उसका जो है वो फीकल मैटर तो पल्पेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पाइन फेलियर के साइंस होते हैं। इसी तरह आपने ज़रूर देखना है कि सेंसिटिव लेवल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफ्रेंशिएट करता है ट्रांसमेलाइटिस को GBS से। तो सेंसिटिव लेवल ज़रूर चेक करें। बेशक आप उसकी फाइन जो है सेंसेशन चेक कर लें और उसमें लेवल इस्टेब्लिश करें। अगर आपको पाँव के ऊपर सेंसेशन अच्छी मिल रही हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें नॉर्मल ही होंगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस कर जाते हैं वो है एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस। वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर स्पाइन की पैथोलॉजी होगी तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे और आपको वो एलिसिट नहीं होंगे। तो स्पाइनल पैथोलॉजी के अंदर एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, एब्डोमिनल के ऊपर जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हम परफॉर्म करते हैं वो एब्सेंट होंगे। फिर कंसिडरिंग GBS, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखना है कि उसकी ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी है कि नहीं है, एंटीगोनिक इंस्टेबिलिटी के साइंस तो नहीं आ रहे। एटलीस्ट आप उसमें हार्ट रेट को ले लें और ब्लड प्रेशर को ऑफर कर दें। फिर नेक्स्ट ये होता है कि आपने देखना है उसके अंदर कि डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट आई है कि नहीं। तो उसके लिए आपने 2 मैनूवर करने हैं। आपने रिब केज को दोनों हाथों से पकड़ लेना है और देखना है पेशेंट की रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और फिर आपने रिब केज के नीचे थंब से दोनों तरफ से डायफ्राम को पुश करना है ऊपर की तरफ, और देखना है कि क्या उसकी रेस्पिरेशन पे इफेक्ट आया कि नहीं आया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उसकी पेशेंट की रेस्पिरेशन इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। ये भी इंपॉर्टेंट मैनूवर है, आपने करना है अगर आपका टाइम आपको अलाउ करता है तो। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने SOMI चेक करने हैं। तो GBS के अंदर भी SOMI पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, उनकी इरिटेशन होती है। तो बेसिकली GBS के अंदर भी स्पाइनल नर्व रूट की इन्फ्लेमेशन होती है। फिर GBS के अंदर आपने गैग ज़रूर चेक करना है। तो गैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसका गैग ज़रूर चेक करना है। उसकी वॉइस ज़रूर चेक करनी है, कोई उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो नहीं है, नेज़ल कंटेंट वॉइस का ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर फेशियल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि पेशेंट का जो है फेशियल नर्व इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट के अंदर फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट GBS के अंदर कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है, और बाकी ओकुलर जो हमारी 3, 4, 6 नर्व्स है वो भी इन्वॉल्व सकते हैं। साथ में आपने उसका GCS चेक कर लेना है कि GCS पेशेंट ओरिएंटेड है, ताकि आपको पता चले कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। तो GBS केसेस के अंदर आपका पेशेंट कॉन्शियस ही होगा और उसका GCS नॉर्मल होगा। तो ये कोई पर्टिनेंट पॉजिटिव फाइंडिंग है जो आपने ज़रूर देखनी है। कोई आप अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।